चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी ये कहानी अनुज की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनुज बताते हैं ये घटना उनके साथ लॉकडाउन में हुई। दरअसल वो जिस जगह पर रहते हैं वहां से कुछ 100 या 200 मीटर की दूरी पर एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। कहा जाता है कि उस फैक्ट्री में अब कोई नहीं जाता है काम करने के लिए। और तो और पता नहीं वो फैक्ट्री कितने सालों से बंद पड़ी है। जहां तक मुझे याद है, जब मैं छोटा था तब मैं उस फैक्ट्री के पास अगर खेलने भी चला जाता तो मेरे माता पिता मुझे बहुत चिल्लाते थे और कहते थे कि वहां बिल्कुल मत जाना। ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ नहीं था, बल्कि जो मेरे दूसरे दोस्त थे उनके भी घर पर यही बोला जाता था। एक अफवाह सी है गांव में कि वहां पर कुछ भूत चुड़ैल या आत्माएं रहती है। वैसे गांव वालों ने शायद कभी कुछ महसूस नहीं किया और ना ही कभी किसी ने वहां कुछ देखा है और ना तो कोई आवाजें सुनी है। पता नहीं ये लोगों का कैसा अंधविश्वास है। मेरा मानना यही था कि ये सारी बातें अंधविश्वास होती है। लेकिन फिर मेरे साथ लॉकडाउन में कुछ ऐसा घटा जब मुझे ऐसा लगा कि ये अंधविश्वास नहीं, शायद ये सच्चाई है। चलिए अब घटना पर आता हूं। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब हम सभी लोग अपने अपने घर में रहा करते थे, लेकिन बाजार लेने के लिए या किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलना ही पड़ता था। एक शाम की बात है कि अचानक मुझे मेरी मौसी का फोन आया और पता चला कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और मेरे जो मौसा जी है उन्हें मरे हुए 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मेरी मौसी जी के 2 ही बच्चे हैं और वो दोनों लड़कियां हैं। एक कुछ 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और एक 10वीं में। मैं अपने घर पर एक लौता एक ही बेटा हूँ अपने माता पिता का। तो जब मुझे मौसी जी का फोन आया और पता चला कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, मैं अपने घर से उनके घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि रास्ते में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे तैसे मैं उनके पास पहुंच ही गया। वो हमारे घर से कुछ 8 या 10 किलोमीटर की ही दूरी पर रहते हैं। मैं जब उनके घर पहुंचा तो सच में मैं खुद उन्हें देखकर घबरा गया। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। मैंने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का सोचा, लेकिन उस समय किसी भी हॉस्पिटल में हमें बेड ही नहीं मिल रहा था। इसीलिए जितना मुझसे बन पड़ा मैंने सब जगह पर फोन ट्राई किया कि कहीं से मुझे कोई बेड खाली मिल जाए। और आखिरकार शाम के 5:30 बजे एक हॉस्पिटल में पता चला कि वहां पे मैं अपनी मौसी जी को एडमिट करवा सकता हूं। मैं तुरंत उन्हें लेकर वहां चला गया। जितने पैसे मेरे पास उस समय रखे हुए थे वो सारे पैसे वो दोनों लड़कियों को दे दिया और कहा कि अपनी मम्मी का ध्यान रखना। मुझे वहां के डॉक्टर्स ने बताया था कि हम लोग सारी फैसिलिटीज के साथ आपकी मौसी जी का ध्यान रखेंगे। फिर मुझे अपने भी घर जाना था, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं था, या फिर यूं कहिए कि उनको मेरी बहुत जरूरत थी। मैं इसीलिए छुपते हुए हॉस्पिटल से निकला। जब मैं अपने घर के लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था कि एकदम से मेरी बाइक खराब हो गई। मैं परेशान हो गया। बाइक को फिर वहीं छोड़कर मैं वहां से शॉर्टकट मारने लगा, जो कि खेतों के बीच में से रास्ता होते हुए गुजरता था और वहां पर घनी झाड़ियों वाला इलाका था। वैसे तो गांव के लोग और हम लोग भी उसे छोटा जंगल कहकर बुलाते थे, लेकिन हाँ, उसमें कोई जानवर नहीं थे, बस घनी झाड़ियां थी। और जब भी किसी को गांव उस रास्ते से जाना होता था तो वो रास्ता जहां खत्म होता था उसके खत्म होने पर ही वो भूतिया फैक्ट्री थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पर भूत रहते हैं। और उससे आगे कुछ 100-200 मीटर के बाद हमारा गांव शुरू होता था। मैंने बाइक तो वहीं रास्ते में साइड में लगा दिया और वहां से पैदल निकल पड़ा। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा सन्नाटा था कि मानो ऐसा लग रहा था रात के 3 बज रहे हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और फिर कुछ ही समय में मैंने वो घनी झाड़ियों वाला रास्ता पार कर लिया। मैं जैसे ही उस फैक्ट्री के सामने से गुजर रहा था, मानो ऐसा लगा कि जो फैक्ट्री का लोखंड का गेट है जिसमें जंग लग चुका है, वो अपने आप जोर से हिला। ना तो वहां कोई हवाएं चल रही थी और ना ही कोई आदमी था,
जिसे देखकर मुझे ऐसा समझ आता कि इसने ही इस गेट को हिलाया रहेगा। मैं एकदम से खड़ा होकर उसी गेट को देखने लगा। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक फैक्ट्री के अंदर से मुझे आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा कि अंदर कोई काम चल रहा है। मैं उस गेट के नजदीक जाकर ये जानना चाहता था कि इतनी रात में उस फैक्ट्री में कौन चला गया है। कई बार मैंने ऐसा सुना था कि उस फैक्ट्री में से कुछ लोग सामान चोरी कर कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई थी ये मुझे नहीं पता। उस समय मुझे ऐसे ही लगा कि हो सकता है कोई चोर अंदर घुस गया होगा। मैं धीरे धीरे जैसे ही उस लोखंड के गेट के पास पहुंचकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि वो जंग लगा हुआ लोखंड का दरवाजा अपने आप एक चिरमिराती हुई आवाज के साथ खुलने लगा। मुझे ये देखकर काफी हैरानी हुई और वो खोलकर ऐसा दरवाजा रुक गया जैसा मानो देखकर लग रहा था कि वो मेरे लिए ही खुला है। मैं चाहकर भी अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही उस फैक्ट्री के पास जाने के लिए भी मना किया था। इसीलिए मैंने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाने की जगह तुरंत पीछे कर लिए और वहीं खड़ा होकर देखता रहा। मैंने फिर देखा कि वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे लिए दरवाजा खोली और जब उसे लगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा तब उसने वो दरवाजा बंद कर ली। उस फैक्ट्री के आसपास कोई नहीं रहने की वजह से चारों तरफ घनी झाड़ियों से वो घिरा हुआ था और उस फैक्ट्री के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। वो तो जंगली पेड़ थे, लेकिन इतना डरावना माहौल लगता था। रात के समय उस फैक्ट्री को देखना मानो ऐसा लगता था कि किसी भूतिया हवेली को देखने से कम नहीं। सच कहूं तो उस समय मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए बिना देरी किए हुए मैं वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे माता पिता मुझे देखकर खुद परेशान थे। वो लोगों ने मुझसे कहा कि हम लोग तुझे कब से फोन कर रहे थे, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था। मैंने उन लोगों को बताया कि दरअसल मैं वो घनी झाड़ियों वाले रास्ते से आया, छोटा जंगल जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर अक्सर ही नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हो सकता है कि फोन नहीं लगा होगा। फिर मेरी माताजी ने मुझसे सारी बातें पूछी। मैंने उन्हें सब कुछ समझाया और दिलासा दिलाकर कहा कि चलो अब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद मैं सोने चले गया। जब मैं सोने गया तो पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में वही फैक्ट्री घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने और भी कोई चीजों को वहां पर देखा या महसूस किया, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर देने के बाद मुझे याद आया कि उस फैक्ट्री के पास मैंने एक ऐसी चीज महसूस की जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था, और वो ये था कि जब मैं उस गेट के पास से पीछे हटा तो मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। हालांकि उस समय मुझे ये बात नहीं समझ में आई। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने ये भी महसूस किया कि शायद कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मेरे पीछे खड़ी है जो मुझे ही घूरे जा रही है, और वो शायद नहीं चाहती थी कि मैं वहां से अपने घर चला जाऊं, बल्कि वो ये चाहती थी कि मैं उस फैक्ट्री के अंदर चला जाऊं। और ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने के बाद मानो नींद एकदम से गायब हो गई थी। मैं अपने बिस्तर पर घबरा कर उठकर बैठ गया था और ये सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। क्या मुझे ये सारी बात अपने माता पिता को बता देनी चाहिए या फिर इसे छुपा कर रखनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर बता दिया तो वो लोग भी घबरा जाएंगे, इसीलिए उन लोगों को ना बताते हुए अगली सुबह मैंने अपने एक दोस्त को ये सारी बातें बताई। वो मुझसे कहने लगा, यार इसीलिए तो हमारे घर वाले उस फैक्ट्री के पास हमें जाने के लिए हमेशा से मना करते हैं, तो वहां पर गया ही क्यों। मैंने उसे भी फिर अपने साथ घटी सारी घटनाएं बताई और फिर मैं उससे कहने लगा, चल यार बाइक को धक्का देकर हमें यहां तक लाना पड़ेगा। जिस पर वो मुझसे कहने लगा, अरे यार बाहर तो बहुत सारे पुलिस है और मुझे नहीं लगता है कि ये सही समय है जाने का। मैंने उससे कहा, अरे यार चल,
वरना कोई मेरी बाइक चोरी कर लेगा। इस पर वो मान गया। हम दोनों ही अपनी बाइक लेने के लिए रास्ते में निकल पड़े। जब जा ही रहे थे तब दोबारा मुझे रास्ते में मेरी मौसी के बच्चों का फोन आया। उनका ये कहना था कि मौसी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है, बल्कि उनकी तबीयत और खराब होते जा रही है। मैंने उससे कहा, मेरे दोस्त से, कि बाइक बाद में लेंगे, पहले तू मुझे हॉस्पिटल छोड़ दे। वो मेरी बात मान गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां मुझे पता चला कि मेरी मौसी काफी ज्यादा सीरियस है और मुझे उस हॉस्पिटल में बहुत समय भी लग सकता है। इसीलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि एक काम कर, तू यहां से चला जा। मुझे पता नहीं कितना समय मौसी के पास लग जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने पहले तो कहा, अरे मैं रुकूंगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे भी पता था कि उसे दूसरे भी काम होंगे, इसीलिए मैं उसे जिद करके वहां से अपने घर जाने के लिए कहने लगा। वो मेरी बात मान गया और वहां से निकल गया। फिर मैं हॉस्पिटल में अपनी मौसी की बच्चियों के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों ही काफी ज्यादा रो रहे थे। उन्हें समझा रहा था। इतने में मैं डॉक्टर से बात करने लगा और मुझे वो डॉक्टर साहब ने कहा कि तबीयत तो काफी ज्यादा खराब है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। यानी डॉक्टर्स का ये कहना था कि मेरी मौसी बच पाएगी या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। मैं सोच रहा था कि अपनी माता को सारी बातें फोन करके बता दूं, लेकिन शायद वो फोन पे घबरा जाती, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि शाम होने तक मौसी की हालत काफी ठीक हो चुकी थी। फिर दोबारा से मैंने अपनी जेब में पड़े हुए जितने पैसे थे वो निकाले और वो दोनों बच्चियों को दे दिए और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं वहां से आ रहा था तब रास्ते में मुझे तो कोई सवारी ही नहीं मिल रही थी लॉकडाउन की वजह से। मैं परेशान हो गया कि अब मैं इतना दूर कैसे जाऊंगा, और शाम के कुछ 7:30 भी बज चुके थे। मैंने अपने जब दोस्त को फोन लगाया तो उसने कहा कि उसके घर में भी किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से वो उन लोगों के पास है। अब मैं ये सोचने लगा कि यहाँ से इतना दूर कैसे जाऊंगा। अचानक उसी हॉस्पिटल से एक आदमी बाहर निकला जो मेरे ही गांव से होते हुए, यानी कि गांव के हाईवे से होते हुए कहीं दूसरी जगह जा रहा था। मैंने उससे कहा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? वो आदमी अच्छा था। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने मुझे गांव के उसी शॉर्टकट रास्ते पर लाकर छोड़ा जहां से वो छोटा जंगल पड़ता था। वैसे तो उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं था कि पिछली रात मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं उसे थैंक यू बोलकर वहां से जब आगे बढ़ा और जैसे ही वो जंगल वाले रास्ते से मैं आगे बढ़ा तब एकाएक मुझे पिछली रात घटी सारी घटनाएं याद आने लगी। मेरे कदम एकदम से जम गए। मैं ये सोचने लगा कि यार, मैं तो गलत जगह उतर गया। अब यहाँ से दोबारा वो फैक्ट्री मिलेगी। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था और समय भी बहुत हो चुका था। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि जैसे ही वो रास्ता खत्म हुआ, मेरे बाएं ओर वो फैक्ट्री थी। और इस बार पहले तो मुझे कोई आवाजें नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कल जो मैंने देखा या महसूस किया, हो सकता है मेरा वहम है। मैं जैसे ही उस फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचा, मैंने इस बार दोबारा देखा कि वो गेट में से आवाजें आने लगी और वो गेट ऐसा हिलने लगा जैसा मानो कोई उसे पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है। मैंने दोबारा इस बार उस गेट की ओर कदम आगे बढ़ाए तो वो गेट अपने आप खुल गया। मैं घबराकर पीछे होने गया तो पता नहीं किसी ऐसी चीज से टकराया जिसके बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं उठकर जमीन पर देखने लगा, अपने आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि मैं जिससे भी टकराया था वो मेरा पैर नहीं था, बल्कि मेरी पीठ किसी चीज से टकराई थी। लेकिन मेरे पीछे ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं टकरा कर गिर सकता था। अब मेरे दिमाग में एक बात ये चलने लगी कि कल जिस अदृश्य शक्ति के बारे में मैं रात में सोच रहा था, हो सकता है आज भी यहाँ पर वही शक्ति हो। मैं वहां से उठकर जैसे ही भागने लगा, मैं दोबारा किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या चीज है। इस बार
मैं उठा और अपने आसपास देखते हुए धीमे धीमे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा कि एकदम से फैक्ट्री में से जोर जोर की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई पतरे के ड्रम पर जोर जोर से किसी चीज से मार रहा है। मैं खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा और फिर मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरा पीछे से गला पकड़ लिया है और वो मुझे फैक्ट्री के अंदर ले जाने के लिए धक्का दे रहा था। मेरी सांसें फूलने लगी। मैं समझ चुका था कि शायद अब मेरा बचना नामुमकिन है। इसके बाद उस हाथ ने या उस अदृश्य शक्ति ने मुझे बाहर से ही ऐसा उठाकर फेंका कि उस फैक्ट्री के गेट के ऊपर से हवा में उड़ता हुआ मैं फैक्ट्री की दीवार से जाकर लड़कर गिर गया। और गिरने के बाद जब मैं उठने की कोशिश करने लगा तो मैं बराबर उठ नहीं पा रहा था। मेरी कमर में मुझे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आ चुकी थी। मेरे हाथ पैर भी छील चुके थे और सर से हल्का हल्का खून निकल रहा था। मैं वहां पर उठकर दीवार के सहारे से टेका लगाकर खड़ा हो गया और हवा में ही देखकर चिल्लाने लगा, कौन है? कौन मेरे साथ ये सब कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे इतना बोलने के बाद जो आवाजें उस फैक्ट्री में से आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई और उस सन्नाटे की आवाज के अलावा मुझे आसपास से सिर्फ झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं वहीं खड़ा होकर ये देखने लगा कि मेरे चिल्लाने से फैक्ट्री में से आवाजें आना कैसे बंद हो गई कि एकदम से मैंने दोबारा ये महसूस किया कि अब फिर से किसी ने मेरे गले को पीछे से पकड़ लिया है और इस बार वो मुझे उठाकर फेंके उससे पहले ही मैं अपने पीछे गले पर हाथ लगाने लगा। लेकिन जब मैं हाथ लगाता तो मेरा हाथ किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पा रहा था, परंतु मेरे गले पर यह महसूस हो रहा था कि किसी ने तो पकड़ कर रखा है। और फिर दोबारा उस शक्ति ने मुझे हवा में उठाकर ऐसा फेंका कि मानो मैं अंदर से बाहर की ओर आकर गिरा और इस बार भी मुझे काफी गहरी चोट आई थी। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं वहां से उठा और तुरंत भगवान का नाम लेकर वहां से भागने लगा। कुछ ही समय में मैं अपने घर पर था। मेरे माता पिता ने जब मुझे इस हालत में देखा तो वो घबरा कर पूछने लगे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बस मैंने इतना ही कहा कि आते आते रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वहीं पर बात को ख़त्म कर दी। अगले दिन मैं अपने जब दोस्त से मिला तो मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा कि दरअसल कल तेरी बात सुनने के बाद मैंने तेरी सारी बातें अपने चाचा जी को बताई। दरअसल उसके चाचा जी भी पहले उसी गांव में रहा करते थे, लेकिन फिर पता नहीं किसी वजह से वो उस गांव को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर रहने चले गए। मेरे दोस्त ने कहा कि जब तेरी बातें मैंने चाचा जी को बताई तो उनका ये कहना था कि कई साल पहले उस फैक्ट्री का जो मालिक था वो एक बहुत बुरा इंसान हुआ करता था और उसने उसी फैक्ट्री में काम करने वाले कितने मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। मैंने उससे कहा कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसका कहना यह था कि वो मालिक लोगों से काम तो कराता था लेकिन उनकी पगार समय पर नहीं देता था और उन सभी लोगों की पगार से वो दारू पी जाया करता था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जो महिलाएं मजदूर हुआ करती थी वो उनके साथ बदतमीजी करता, छेड़छाड़ करता। एक दो बार तो ऐसा भी देखा गया कि वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगा, तो महिला मजदूरों ने मिलकर उसकी जम के कुटाई की और उसने अपना बदला लेने के लिए एक महिला के साथ गलत करके उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि उसके बाद जितने भी वहां पर मजदूर हुआ करते थे काम करने वाले, उन लोगों ने उस मालिक को जान से मारकर अपना बदला ले लिया। और उसके बाद ये कहा जाता है कि इस फैक्ट्री में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। मैंने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो लोगों को क्यों परेशान करती है? मेरे दोस्त ने कहा कि वो जो मालिक था उस फैक्ट्री का, उसमें पहले से ही ये आदत थी कि वो लोगों को बिना मतलब परेशान करता था और शायद हो सकता है कि यही वजह रही होगी तुझे भी परेशान करने की।
इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे एक बात और कही कि उसके चाचा ने कहा, दोबारा कभी भी उस फैक्ट्री के पास से सुनसान रात में कभी मत आना जाना। मैंने कहा, इससे पहले भी तो हम कितनी बार गए आए हैं। उसका कहना यह था कि हम जब भी आते जाते थे तो वहां पर और भी लोग आया जाया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए में अब वहां से कोई आता जाता नहीं है। इसीलिए जब तक सारी चीजें ठीक ना हो जाए तब तक वहां से आना और जाना बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं वहां से कभी नहीं आऊंगा जाऊंगा। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ मैं उस रास्ते से कभी नहीं आया गया। हाँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जो वहां से आते जाते हैं और मुझे भी इतना डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी वहां से देर रात के समय भी आता हूँ तो मुझे रास्ते में लोग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनुज जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। कहते हैं आज के समय में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज के समय में कुछ लोग खूबसूरती के दीवाने होते हैं तो कोई हवस का दीवाना होता है। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी बताने जा रहा हूँ, एक सूरज नाम के लड़के की। चलिए शुरू करते हैं। सूरज नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार हुआ करता था। उसकी उम्र 18 साल की थी। वह गांव से शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। वो जहां रहा करता था वहां से उसका कॉलेज थोड़ी ही दूरी पर था। उसने वो घर छोड़ के कॉलेज के हॉस्टल में रहने का सोच लिया और किया भी वैसे ही। वो हॉस्टल में रहने चला गया। हॉस्टल जंगल जैसी जगह पर था। वो जिस हॉस्टल में रहता था वो हॉस्टल 4 फ्लोर का था और जो सूरज था वो भी 4थे फ्लोर पर ही रहा करता था। वहां से शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं भी आया करती थी और अगर सूरज गलती से रात के समय अपने रूम की खिड़की खुली रख देता तो सुबह के समय उसके रूम के अंदर काफी सारे बंदरों को वो देखता और वो बंदर उसका रखा हुआ सारा सामान बिखर देते थे। सूरज को हारमोनियम बजाने का काफी शौक था। वो अक्सर शाम के 5 या 6 बजे अपने रूम की बैल्कनी में जाता और वहां हारमोनियम बजाया करता था और उसी के साथ गुनगुनाया भी करता था। सूरज को उसके दोस्त ने पूछा कि तू हर शाम ये क्यों बजाता है? तो सूरज ने बोला उसे हारमोनियम बजाना बहुत पसंद है और उसे काफी सुकून भी मिलता है। उस वक्त पढ़ाई का भी काफी टेंशन हुआ करता था। सूरज का ये भी मानना था कि थोड़ी देर मैं म्यूजिक को एंजॉय कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरा दिल पढ़ाई में भी लगता है। फिर हर शाम की तरह सूरज अपनी बैल्कनी में हारमोनियम बजा ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि वहीं कुछ दूर जंगली पेड़ की डाली पर से बैठकर कोई उसे देख रहा है और सूरज एकदम से अपना हारमोनियम बजाते हुए रुक गया और खड़ा होकर उस पेड़ की तरफ देखने लगा, मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा या फिर शायद कोई बंदर उस पेड़ पे से उसे देख रहा होगा। सूरज वापस आकर हारमोनियम बजाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसे वही जंगली पेड़ पे से देख रहा है। उसने जब ध्यान से उस पेड़ पे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान उस पेड़ पे खड़ा है, लेकिन सूरज को सही से दिख नहीं रहा था क्योंकि उस डाली पे पत्ते ज्यादा थे। फिर उसे दोबारा ऐसा लगा कि हो सकता है कोई उस पेड़ पर चढ़ा होगा किसी काम के लिए। वो अपना ध्यान उस पेड़ पर से हटाना चाह रहा था, लेकिन बार बार उसका ध्यान उसी पेड़ पर जा रहा था। इस बार फिर उसे ऐसा ही लगा कि कोई तो वहां है। सूरज मन में ये सोचने लगा अब कि उस पेड़ पर क्यों कोई चढ़ेगा, और वो तो जंगली पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर ना तो कोई फूल आएंगे और ना ही फल, तो कोई भी व्यक्ति उस पेड़ पर क्यों चढ़ेगा। और सूरज को ये भी बात पता थी कि उस जंगल जैसे इलाके में कोई भी जाता नहीं था, और अगर कभी कोई जाता भी तो वो ग्रुप के साथ जाता था। और कहा यह भी जाता था कि उस जंगल में बंदर काफी ज्यादा है जो लोगों को परेशान करते हैं।
हॉस्टल के सभी लोगों को उस जंगल के अंदर जाने से मना किया गया था, और मना इसलिए किया था क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर कई बार देखे गए हैं। वैसे सूरज अब ये सब देखने के बाद चुपचाप आकर बैठ गया, और अब उसका हारमोनियम बजाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका ध्यान बार बार उसी पेड़ पर जा रहा था और यही सोच रहा था कि वो कौन था। फिर अगली शाम वो बालकनी में बैठने ही वाला था कि उसका ध्यान दोबारा उस पेड़ पर चला गया। इस बार वहां कोई नहीं था। वो जब भी हारमोनियम बजाता एकदम से उसका ध्यान उसी पेड़ पर चला जाता। फिर उसने अपना पूरा ध्यान हारमोनियम बजाने में लगाया। थोड़ी देर बाद उसे उस पेड़ पर कोई दिखाई दिया, और इस बार उसने देखा कि कोई पेड़ के ऊपर से उसे देख रहा है। सूरज वहीं पे खड़ा होकर गौर से उस पेड़ के ऊपर देखने लगा, लेकिन वो चीज इस बार भी सूरज को समझ नहीं आ रही थी कि वो है क्या। इतना तो पक्का था कि कोई इंसान या इंसान जैसी आकृति वाला उस पेड़ के ऊपर से सूरज को देख रहा था। सूरज यही सोच रहा था कि वो आदमी अगर है तो क्यों है। कभी कभार तो उसे वो आदमी नहीं बल्कि औरत दिखाई देती थी। फिर कुछ देर बाद वो चीज वहां से एकदम से गायब हो गई। रात में सूरज को नींद ही नहीं आ रही थी। वो यही सब सोच रहा था कि पेड़ के ऊपर से उसे कौन देख रहा था। सूरज के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह 7 बजे उसका रूम किसी ने नॉक किया। सूरज की आंख खुल गई। सूरज फ्रेश होके अपनी बालकनी में चाय पी रहा था। तभी उसने देखा कि इतनी सुबह भी उसे कोई उस पेड़ के ऊपर से देख रहा है, और इस बार वो चीज सूरज को इशारे से अपने पास बुला रही थी। सूरज ये देखने के बाद एकदम से हैरान हो गया। वो ये सोचने लगा कि वहां कौन है जो मुझे अपने पास बुला रहा है। सूरज के मन में भी अजीब से ख्याल आने लगे, और इस बार वो चीज सूरज को एक लड़की के रूप में दिखाई दे रही थी, और वो अपने पास उसे बुला रही थी। उस लड़की को देखकर मानो सूरज जैसा कि हिप्नोटाइज हो गया था, और वो अपने होश में ही नहीं था। सूरज लगातार उस लड़की को ही देखे जा रहा था। तभी ही उसने अपनी बालकनी से छलांग लगा दी। पता नहीं उसके मन में क्या आया, या फिर उसने क्या सोचा कि वो सीधा अपने हॉस्टल के 4थे माले से कूद पड़ा। लेकिन एक चौंका देने वाली बात यह थी कि सूरज को कुछ नहीं हुआ। वो लड़की उस जंगल से बाहर हॉस्टल तक आई, और वहां से सूरज को लेकर जंगल में चले गई। सूरज तो अपने होश में ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। सूरज को छलांग लगाता हुआ एक लड़के ने देख लिया था, जो उसके बाजू वाले रूम में रहता था। वो नहाने के बाद अपना टॉवेल सुखाने बैल्कनी में आया था। सूरज के कूदने के बाद सूरज उड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो सूरज नहीं बल्कि किसी पक्षी का पर ऊपर से फेंक दिया गया हो। और फिर उस लड़की को भी उसने देखा था, जो सूरज को पकड़कर जंगल में ले जा रही थी। जब उस लड़के ने ये सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बाद में वो लड़का भाग के हॉस्टल वाले को सारी बातें बताया। ये सब बातें सुन के सभी लोग सूरज को ढूंढने जंगल में चले गए। कुछ ही दूरी पर उन्हें सूरज दिखाई दिया। वो सभी उसके पास गए और देखा सूरज बिछड़े प्रेमी की तरह कुछ तो गुनगुनाने लगा। हम सब ने उसे बहुत आवाजें लगाई, लेकिन वो बस गुनगुनाता ही रहा। हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है और अब क्या करना चाहिए। फिर हॉस्टल के एक लड़के ने वहां किसी को बुला लाया। जब हमने उससे पूछा कि ये कौन है, वो कहने लगा ये हमारी कॉलेज का चपरासी है। वो चपरासी ने पास ही के एक पेड़ से पत्ते तोड़े और कुछ पढ़कर सूरज को सुंघा दिया। सूरज एकदम से गुनगुनाना बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहने लगा, कहाँ चले गई हो तुम? मेरे साथ गाना गाओ ना।
मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सब देखकर वो सभी लड़कों ने सूरज से कहा कि तुझे क्या हो गया है, और वो सूरज से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूरज किसी को कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। और तो और वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था, बस चिल्लाया जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सूरज अपने होश में अपने आप आने लगा, और होश में आते ही उसने पूछा वो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है और यहाँ कैसे आया। और उसका ये भी कहना था कि मैं तो अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। फिर उन लड़कों ने सूरज से झूठ बोला। वो सभी लड़कों ने कहा कि तू हमारे साथ इस जंगल में घूमने के लिए आया था, चल अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए, और अब हम लोगों ने जंगल भी अच्छी तरह से घूम लिया है। सूरज ने बोला, नहीं यार, मैं तो बालकनी में खड़ा हुआ था और एक लड़की थी जो मुझे अपने पास बुला रही थी। इतना कहते ही उस चपरासी ने बोला कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो ना, वो असल में है ही नहीं। ये सुनने के बाद मानो सूरज के होश उड़ गए। फिर चपरासी दोबारा बोल पड़ा कि दरअसल वो लड़की एक आत्मा है जो अपने सच्चे प्यार को तलाश कर रही है, और जो भी उसके प्यार की तलाश में फंसता है वो गायब हो जाता है। फिर चपरासी ने यह भी कहा उस आत्मा का एहसास उसे भी बहुत बार हुआ है, लेकिन कभी भी वो उसके सामने नहीं आई, और ना कभी उस आत्मा ने किसी को जबरदस्ती परेशान किया है। उस घटना के बाद सूरज वापस अपने पहले वाले घर पर रहने चला गया, और वो हॉस्टल को भी थोड़े दिनों बाद बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी सूरज की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली घटना अजय की है। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना मेरे साथ 12 साल पहले घटी थी, जब मैं अपनी दादी के साथ रहा करता था। मेरा नाम अजय है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी दादी मुझे बताती है कि जब मैं 2 साल का था, तब मेरा जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी लोग घूमने जाने वाले थे कि अचानक मेरी छोटी बहन का देहांत हो गया, जो सिर्फ 1 साल की ही थी। फिर उसके बाद से हम लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। दादी बताती है, रात के समय किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती, तो कभी किसी के हंसने की। ये सब घटना देखकर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। फिर हम उसी गांव में एक नया घर खरीद लिए। जब मेरी उम्र 11 साल की हुई, तो मैं अपनी दादी के साथ खेत में काम करने जाया करता था। फिर एक दिन अचानक से मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया, और कुछ दिनों बाद मेरी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। दादी की जगह मैं उनका खेत का काम करने लगा। एक शाम मुझे आने में देर हो गई कि तभी मुझे मेरी दादी दिखाई दी, जो कहीं पे जा रही थी। मैं ये देखकर उनके पीछे चल दिया। फिर मैंने देखा कि मेरी दादी वहां एक भयानक से घर में जा रही थी। मैंने उन्हें आवाज लगाई। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, वहां से एकदम से वो गायब हो गई। मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया और बोला, दादी अचानक से कहाँ चले गई। फिर मैं वहीं पे दादी को ढूंढने लगा। मैं उन्हें आवाजें देने लगा, लेकिन मुझे दादी कहीं नहीं दिखाई दी। मैं फिर अपने घर चला गया। मैंने देखा कि दादी तो घर पे सो रही है। मैं ये देखकर और ज्यादा हैरान हो गया। फिर मैंने सोचा कि कल सुबह दादी से बात करता हूँ। अगली सुबह होने पर मैं दादी के पास गया और उनसे पूछा, दादी आप कल शाम में खेत के पास वाले घर में क्यों जा रहे थे? तो दादी ने बोला, बेटा मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, और तुम ये कैसे बोल रहे हो कि मैं वहां पर थी। फिर दादी ने बताया कि जिस घर की तुम बात कर रहे हो, वहां पे कोई भी घर नहीं है। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से वो घर देखा है जिसमें आप कल जा रहे थे। फिर मेरी दादी ने मुझसे कहा कि जहां तुमने वो घर देखा, वो कब का जल के खाक हो चुका है, और वो घर पहले हमारा ही हुआ करता था। फिर जब तुम्हारी छोटी बहन का देहांत हुआ, तब से
हमने वो घर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उस घर में रहने का सोचा और रहने के लिए चले भी गए। उनके साथ भी कुछ अजीब सी घटनाएं हुई। अचानक उनके घर में किसी न किसी की बुरी तरह मौत हो जाती। देखते ही देखते वहां पर जितने लोग रहने गए, सभी के परिवार वालों में से कोई ना कोई मर ही जाता था। और ये देखकर गांव वालों ने उस घर को आग लगाकर जला दिया। गांव वालों ने जैसे ही वो घर जलाया, तभी उस घर में से आवाजें आने लगी। वो आवाजें कह रही थी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब तुम लोगों की मौत पक्की है। उसके बाद से गांव का हर एक आदमी जब शाम को घर आता है तो उसे वही घर दिखाई देता है, और वो घर दिखने में ऐसा लगता है जैसे वो एक महल हो। ये देखकर जो कोई भी उस घर में जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, और वो घर शाम में ही दिखाई देता है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद अपने काम पे निकल गया, और मैं मन में यही सोच रहा था कि उस घर में ऐसा कौन था जो सबको बिना मतलब मार रहा था। फिर कुछ हफ्तों बाद मेरी दादी ने मुझे बोला, तुम्हें जब भी वो घर दिखाई देगा तो तुम उसके पास मत जाना। ये बोल के मेरी दादी का भी देहांत हो गया। उसके बाद से मुझे कभी भी वो घर दिखाई ही नहीं दिया। मैं बहुत बार शाम में भी घर आता था काम के बाद, लेकिन मुझे तो अब वो घर दिखाई ही नहीं देता था। और ना तो कभी ऐसा कुछ सुनने में आया कि गांव में से हमारे कोई एक आदमी भी गायब हो गया है। मुझे लगा शायद दादी ने मुझे डराने के लिए वो सब बात बताई थी। फिर एक शाम लगभग 8:30 बजे जब मैं अपने घर आ रहा था तो मुझे मेरी दादी की आवाज आई। वो आवाज सुन के मैं एकदम से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर दोबारा मुझे वो आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार कोई चीख रहा था, जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे माफ कर दो। मैं उस आवाज का पीछा करते करते वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया। मैंने वो घर देखा और अपने ही आप में बोला, अरे ये घर यहाँ कैसे आ गया? और ये तो वही घर है जो दादी ने मुझे बताया था जिसके बारे में। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि दादी ने ये भी कहा था कि ये घर हमारा ही है। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी उस घर के दरवाजे पे एक बच्ची को खड़ा देखा, और वो बच्ची मुझे किसी चीज का इशारा कर रही थी। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अंदर आने से मना कर रही है, लेकिन अब भी मुझे अंदर से वैसी ही आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर माफी मांग रहा है। वो आवाज सुनते ही दोबारा मैं अपने आसपास देखने लगा, और फिर जैसे ही दोबारा मेरी नजर उस दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बच्ची वहां से गायब हो गई है, और मैं फिर उस घर के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही मैंने देखा कि घर के हर कोने में दिए जल रहे थे। वो दिए कभी अपने आप बुझ जाते और फिर दोबारा उनमें आग पकड़ लेती, जिस वजह से घर पूरा रोशन हो जाता। मुझे तो ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एकदम से सारे दिए बुझ गए और किसी के भागने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मैं अपने आसपास देखकर धीमी आवाज में चिल्लाने लगा कि कौन है, कोई है क्या जो मुझे डरा रहा है। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो कोई मेरे पीछे आकर मुझे धक्का देकर भाग गया। लेकिन मैं हिम्मत करके ऊपर जाने लगा। मैंने देखा ऊपर एक रूम में कोई चीज जल रही थी। फिर मैं उस रूम के पास जैसे ही गया तो मैंने देखा कि एक औरत खुद को जला रही है। ये देख के मैं वहां से भागा। मैं जैसे नीचे आया घर के गेट के पास तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो औरत एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका शरीर आग में लिपटा हुआ था। मैं ये देखकर पीछे जाने लगा और वो मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं पीछे एक दीवार पे जाकर रुक गया और वो औरत मेरे पास आ गई। उसने मुझे हवा में उठा के जमीन पे पटक दिया। फिर मैं उठा। वो औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया
और मेरे हाथ में आग लग गई। फिर मैंने जैसा तैसा वो आग को बुझाया और मैं वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैंने पीछे देखा, वो औरत मेरी तरफ ही आ रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो जैसे मुझे मारने गई, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा तो उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उस बच्ची ने मुझे वहां से भागने का इशारा किया। और उस घर में जो दिए अभी बुझे हुए थे, उनमें एक बार फिर अपने आप आग लग गई थी और दिए जल उठे, जिस वजह से घर भी रोशनी से भर चुका था, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उस बच्ची ने दरवाजे की ओर इशारा किया तो दरवाजा एकदम से खुल गया और मैं भाग के उस घर से बाहर निकल गया। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो घर वहां से गायब हो चुका था। उस दिन के बाद से मुझे वो घर आज तक कभी नहीं दिखाई दिया और मैं उस बच्ची का हर रोज मन में धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वो बच्ची कौन थी, मुझे उसका भी कुछ पता नहीं चला और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि वो बच्ची कहाँ से आई थी। क्या वो मेरी बहन थी और उसने मेरी जान क्यों बचाई? तो दोस्तों, ये थी अजय की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये जय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जय है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना वैसे तो मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। चलिए मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये घटना बताता हूँ। बात है 2001 की और महीना कुछ नवंबर का चल रहा था। मेरे पिताजी हमारे गांव से बाहर किसी काम से गए हुए थे। मेरे पिताजी बताते हैं कि जब मैं वहां से लौट रहा था तो रास्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया और समय ज़्यादा लगने की वजह ये थी कि जिस बस से वो लौट रहे थे वो बस रास्ते में ही खराब हो गई थी। खराब होने की वजह से उस बस में जितने भी यात्री थे वो सबको नीचे उतर के इंतज़ार करना पड़ रहा था। जितने भी यात्री थे वो सभी नीचे वहां खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक पिताजी को सामने से गुजरती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। पिताजी ने हाथ दिखाकर उस गाड़ी से लिफ्ट मांगी और शायद उनके नसीब अच्छे थे, उन्हें लिफ्ट मिल गई। पिताजी ने जिस जगह के बारे में उस आदमी को बताया, उस आदमी ने कहा कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। फिर लगभग 1.25 घंटे के बाद जब रात के 1:30 बज चुके थे, पिताजी पीछे बैठे हुए उसकी गाड़ी में सो गए थे। जब पिताजी की आंख खुली तो पिताजी अपने आसपास देखने लगे। वो रास्ता अजीब सा सुनसान था। एक डराने वाली बात यह थी कि गाड़ी में अब ड्राइवर नहीं था और गाड़ी किसी अनजान जगह पर जाकर रुकी हुई थी। फिर पिताजी ने जब अंदर से ही बैठे हुए अपनी मुंडी घुमाकर देखी तो पाया कि चारों ओर घनी झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। पिताजी काफी घबरा गए। वो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने वही ड्राइवर खड़ा हुआ था और पिताजी को देखकर मुस्कुरा रहा था। पिताजी समझ नहीं पाए कि ये क्या कर रहा है। पिताजी ने वहीं से खड़े होकर उसे आवाज लगाया, भाई यहाँ पर हम क्यों आए हैं? चलो यहाँ से चलते हैं। इतने में वो मुस्कुराता हुआ पिताजी के पास आया, कहने लगा, तुम डरे तो नहीं ना? मेरे पिताजी ने कहा, नहीं मैं डरा नहीं। हालांकि मेरे पिताजी अंदर से डरे हुए थे। फिर वो आदमी पिताजी के साथ दोबारा गाड़ी में बैठा और वहां से गाड़ी लेकर आगे बढ़ाया। लगभग 20 मिनट के बाद पिताजी को उसने एक जगह पर उतार दिया। पिताजी बताते हैं कि वो रात की इतनी नींद में थे, इसी वजह से उन्हें समझ नहीं आया। जब वो नीचे उतरे और वो गाड़ी वाला आगे चला गया, तब उन्हें समझ में आया कि जिस जगह पर पिताजी ने उसे उतारने के लिए कहा था, उसने तो किसी गलत जगह पर पिताजी को उतार दिया। इसके बाद वो वहां से पैदल चलकर घर जाने लगे कि अचानक उन्हें वही ड्राइवर दिखाई दिया जो गाड़ी में उन्हें यहां तक लाकर छोड़ा था। लेकिन इस बार वो ड्राइवर गाड़ी में नहीं
बल्कि पैदल चलता हुआ सामने से आ रहा था। पिताजी ने उसे देखकर उसे रुकाया और उसे कहने लगे कि अभी तुम मेरे साथ गाड़ी में थे ना। वो आदमी गुजराती भाषा में पिताजी को कहने लगा कि लगता तूने दारू पी लिया है, रात के समय कुछ भी बड़बड़ा रहा है, जा आगे जा। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। पिताजी बताते हैं कि और 10-15 मिनट आगे चलने के बाद मैंने दोबारा उसी आदमी को देखा। इस बार उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था और वो दूर से मुझे देखकर मुस्कुराते हुए आ रहा था। पिताजी ने उसे फिर रुकाते हुए कहा कि तू वही है ना जो अभी मुझे मिला था। लेकिन इस पर पिताजी को उसने कोई जवाब नहीं दिया और पिताजी की बातों को अनसुना करते हुए वो उनके बाजू से आगे बढ़ने लगा। अब पिताजी समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। पिताजी उस रिक्शा वाले के पास गए, हालांकि वो रिक्शा बंद करके पीछे की सीट पर सो रहा था। पिताजी को देखकर वो कहने लगा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला हूँ, रिक्शा बंद है। पिताजी ने उससे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे कहीं मत लेकर चल, लेकिन कुछ समय सुबह होने तक तेरी रिक्शा में बस मुझे बैठने दे। इस पर वो मान गया और जब सुबह हुई, यानी कि सूरज जब निकला, तब जाकर पिताजी उसके रिक्शा से बाहर निकले और फिर अपने घर पर आ गए। दोस्तों, मेरे पिताजी कहते हैं कि जरूर वो छलावा ही होगा, क्योंकि छलावा ही ऐसा होता है जो एक ही इंसान का रूप लेकर कई बार हमें दिख सकता है। तो दोस्तों, ये थी जय के पिताजी के साथ घटी एक छोटी सी घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये तेजस की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम तेजस है। मैं बिहार में रहता था, लेकिन 2004 में जो बाढ़ बिहार में आई थी उस वजह से हमारा घर उजड़ गया और उसके बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम लोग लगभग 3 हफ्ते तक बाढ़ आने के बाद लोगों के घर पर जा जाकर रहते थे। काफी परेशान थे। मेरे जो 2 छोटे बच्चे थे उनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहने लगी। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो मेरी पत्नी है उसके कुछ दूर के रिश्तेदार हैं जो महाराष्ट्र के वीटा गांव में रहा करते थे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ना हम लोग भी वीटा में ही जाकर रहते हैं। उन लोगों के घर पर हम लोग कुछ दिन रह लेंगे, जिस पर मेरी पत्नी भी मान गई। जानती वो भी थी कि हम लोग बहुत परेशान थे, इसीलिए हम लोगों ने बिहार छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके बाद हम सभी लोग, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, हम लोग वीटा आ पहुंचे। वीटा आने के बाद मेरी पत्नी के जो वहां पर लोग रहा करते थे, जो दूर के रिश्तेदार थे, उनके घर पर लगभग हम लोगों ने 2 हफ्ते निकाले। उसके बाद कहीं मुझे भी ये बात समझ में आ गई थी कि अब वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था उनके घर पर हम ज्यादा समय तक रुक रहे थे। इसीलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम लोग इस घर को छोड़कर यहीं कोई आसपास में सस्ता घर ले लेते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि उसी समय मुझे एक बहुत अच्छा घर मिला जिसका किराया सिर्फ 1,500 रुपया था। मैं काफी खुश भी था और हम लोगों ने वो घर ले लिया। वो घर लेने के बाद मैं 2 अलग अलग काम किया करता था। जब मैं काम पे जाता था तब मेरी पत्नी मुझसे रोजाना एक ही बात कहती थी कि सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन घर के पीछे जो खाड़ी है उसमें रात के समय कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मैं उससे हमेशा ये कहता कि कुछ समय की बात है, क्योंकि अक्सर ही मुझे काम से लौटने में रात के 12 बज जाते थे, क्योंकि मैं 2 काम किया करता था। एक रात की बात है जब मैं अपने घर पर रात में कुछ 12:30 बजे पहुंचा, तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा घबराई हुई घर के कोने में बैठी हुई थी और मेरे दोनों ही बच्चे सो चुके थे। जब मैं घर में घुसा तो मैंने उसे आवाज लगाई। वो मेरी आवाज सुनकर कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसे दोबारा चिल्लाया, तब मानो ऐसा लगा कि वो किसी बेहोशी से उठकर एकदम से खड़ी हो गई हो। उसकी आंखें लाल थी और सूजी हुई थी,
जिससे ये समझ में आ रहा था कि मेरी पत्नी काफी समय से रो रही थी। मैं उसे इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पाया। मैं जाकर उससे पूछने लगा, क्या हो गया और ऐसी क्या बात हुई कि तुम इतना रो रही हो? उसने मुझसे कहा कि मैंने कहा था ना, यहाँ पीछे खाड़ी में से कुछ आवाजें आती है। दरअसल मेरे घर की जो खिड़की थी वो उसी खाड़ी की ओर खुलती थी और पीछे की ओर वहां कुछ नहीं था सिवाय खाड़ी के और घनी झाड़ियों के अलावा। अगर आप लोगों को पता होगा जो वीटा के रहने वाले हैं, दरअसल वीटा जो गांव है वो जंगल को लगकर भी है, तो इसीलिए जहां पर मेरा घर था उसके पीछे की ओर सिर्फ और सिर्फ जंगल ही दिखाई देता था और वो खाड़ी। हालांकि हमारे बाजू में दूसरे भी घर थे, लेकिन पीछे की ओर पता नहीं देखकर क्यों एकदम अजीब सी मनहूसियत लगती थी। मेरी पत्नी ने उस रात में मुझे एक बात और ये बताई कि दरअसल हमारे जो पड़ोसी थे उससे मेरी पत्नी की दोस्ती हुई थी। मेरी पत्नी ने उसके बारे में, यानी कि पीछे की खाड़ी के बारे में उस पड़ोसी से बात की थी। तो उस पड़ोस में रहने वाली औरत ने बताया कि घर की खिड़की हमेशा ही बंद रखा करना और कभी भी उसे खोलना नहीं। तो मेरी पत्नी ने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है कि खिड़की नहीं खोलना चाहिए। उसने कहा कि बस नहीं खोलना तो ही ठीक होगा, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे घर वालों के लिए भी। मेरी पत्नी उसकी बात सुनकर मुझसे कहने लगी। मैंने कहा कि हाँ, अच्छी बात है, हो सकता है पीछे से मच्छर काफी आते होंगे इसीलिए उसने ये बात तुमसे कही। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि उसके कहने के हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसकी बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस समय। सच कहूं तो मैं काम पे से आकर काफी ज्यादा थक जाता था, इसी वजह से खाना खाया और तुरंत सो गया। मेरा काम भी काफी मेहनत वाला था। मैं अगली सुबह जब काम पर जाने लगा तब मेरा जो छोटा बच्चा था वो आकर मेरे पास बैठा, कहने लगा, पापा आप तो चले जाते हो, हम लोग घर में बोर हो जाते थे, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने अगले ही पल सोचा कि हो सकता है वो घर में अपने भाई के साथ खेलता होगा या फिर उसकी ही माँ के साथ खेलता होगा। परंतु अगले ही पल वो कहने लगा कि यहाँ पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मैंने उससे कहा, वो दोस्त कहाँ रहता है? तो उसने खुली हुई खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, उस जंगल में रहता है। मुझे उसकी बात सुनकर काफी अजीब लगा। मैं उससे कहने लगा कि जंगल में कौन रहता है? वो बोला, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके ही साथ खेलता हूँ। मुझे काम पर जाने के लिए लेट हो रहा था, तो इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए मैं अपने घर से निकल गया। जब वो रात मैं अपने घर पर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और जो मेरा छोटा बच्चा था वो दोनों ही एकदम लाल लाल दिख रहे थे और उनके बदन की जो नस थी, यानी हाथ और पैरों की नस, इतनी ज्यादा काली लग रही थी कि मानो शरीर के अंदर भी एकदम साफ दिखाई पड़ रही थी। और जो मेरा बड़ा लड़का था वो घर में पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था। मुझे तो घर में घुसने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा बस जमीन पर ऐसे लेटे हुए थे, आंखें खुली रखकर, जैसा मानो छत पर वो कोई चीज को देख रहे थे। मैं घबराकर बाहर निकला और पड़ोस में जाकर लोगों को बुलाने लगा, लेकिन रात काफी ज्यादा होने की वजह से शायद मुझे ये लगा कि मदद नहीं मिलेगी। परंतु कुछ समय के बाद एक आदमी जो कि हमारे पड़ोस में ही था वो आया, कहने लगा कि आपने दरवाजा ठोका था। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने ही ठोका। और फिर मैंने उसको जब अपने घर में ले जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दिखाया, वो खुद दंग रह गया। वो कहने लगा कि आपकी पत्नी ने जरूर वो ही किया होगा। मैंने उससे कहा, क्या किया मेरी पत्नी ने? वो उस समय एकदम चुप रहा, कहने लगा, पहले इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हम लोग जब मेरी पत्नी को लेकर और मेरे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे, तभी ही उसी आदमी की पत्नी घर से बाहर निकलकर बोली, हॉस्पिटल ले जाना ठीक नहीं होगा, इन्हें इसी वक्त मंदिर ले जाना पड़ेगा। मैं उससे कहने लगा कि मंदिर मंदिर क्यों? वो मुझसे बोली कि ऐसा पहले भी कई बार लोगों के साथ हो चुका है। आप मेरी बात मानो, पहले इन्हें मंदिर लेकर जाओ, आपको खुद समझ आ जाएगा। बस उसका कहना था,
मैं मेरी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर सीधा मंदिर पहुंचा। जब मैं मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही मेरी पत्नी और बच्चे को अंदर ले जाने लगा तो मानो वो दोनों एकदम से होश में आ गए थे और दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही थी कि इतना चिल्ला क्यों रहे हैं और अपने आप को ही पीटने लगे। मेरा जो छोटा बच्चा था वो मेरा हाथ छुड़ाकर थोड़ी दूर मुझसे भागकर खड़ा हो गया। उसने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर ले लिया और अजीब सी डरावनी आवाज में कहने लगा कि यहां से चल, वरना मैं जान से खुद को ही मार दूंगा। उसकी ऐसी हरकत देखकर अब मुझे समझ आ गया था कि अगर इन दोनों को ठीक करना है तो भगवान ही है जो इन्हें ठीक कर सकता है। और अब उस औरत की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। उसने मुझसे कहा था कि इन्हें मंदिर लेकर जाओ, सारी बात समझ में आ जाएगी। शायद अब कहीं ना कहीं मुझे समझ आ चुका था। जो आदमी मेरे साथ आया हुआ था उसने भागकर जाकर मेरे बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन एक चौंका देने वाली बात यह थी कि वो चाहकर भी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी मेरे बच्चे के हाथ से वो पत्थर नहीं छीन पा रहा था। उस समय मानो मैं जो कुछ भी देख रहा था मुझे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया है। इसके बाद मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को घर लेकर आ गया। फिर ये सोचने लगा कि अब इन्हें ठीक कैसे किया जाए। तभी ही वही औरत जो हमारे पड़ोस में रहती थी वो मुझसे कहने लगी कि मैंने आपसे तो पहले ही कहा था कि डॉक्टर्स इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अब मैं जानती हूँ कि आपकी मदद कौन कर सकता है। फिर उसने एक पंडित जी को बुलाकर लाया। वो पंडित जी बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने देखते साथ मुझसे कहा कि मैं सबसे पहले आपके घर पे पूजा करूंगा, जिसके बाद हो सकता है कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हुई तो आपको ये दोनों को मंदिर में ही ले जाना होगा। मैं पंडित जी से कहने लगा कि मंदिर में ले जाने के लिए तो ये दोनों अंदर ही नहीं जा रहे थे और बाहर ही दोनों अपने आप को मार रहे थे। फिर मैंने जब पंडित जी को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले पूजा करके देखते हैं। और सच में वैसे ही हुआ। पूजा करने के बाद भी वो दोनों की तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी ने कहा कि आज 12 तारीख है, 2 दिन के बाद 14 तारीख को आप ये दोनों को ही मंदिर में ले आना। इसी के साथ में उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे अकेले से नहीं होगा, लेकिन मैं ज़रूर तुम्हारी मदद के लिए अपने कुछ लोगों को भेजूंगा। 14 तारीख के दिन शाम के ठीक 8:30 बजे कुछ 3 या 4 लोग आए हुए थे मंदिर से। उन लोगों ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को उठाकर मंदिर में ले जाने की कई बार कोशिश की, परंतु मंदिर के गेट पे जाने के बाद वो लोग अजीब सी हरकतें करते। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों को मंदिर में ले जाया गया। इसके बाद वहाँ पर पंडित जी ने एक गोल दायरा बनाया और उसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को लिटाकर चारों ओर उनके आग लगा दी। फिर कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगे। इसके कुछ 1 घंटे के बाद वो दोनों दोबारा होश में आए और होश में आने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मैं मेरी पत्नी के पास दौड़ा और जाकर उसको अपने गले से लगा लिया। मेरा बच्चा जो कि बाजू में ही था वो भी मेरे से आकर गले लग गया। इसके बाद मैं पंडित जी का धन्यवाद करते हुए मंदिर से निकला। मैं जब निकल रहा था तो पंडित जी ने मुझसे कहा कि हो सकता है दोबारा वो आत्माएं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे को परेशान करें, इसीलिए अब इन दोनों को उस घर में दोबारा मत ले जाना। फिर क्या था, मैं वहां से निकलकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को वही रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया और 2 दिन के अंदर अंदर उस घर को खाली करके हम लोग वहां से निकल गए। पता नहीं वो क्या था और कैसे हुआ। हालांकि मैंने कई बार पंडित जी से भी पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 1.5 साल के बाद मैं एक बार ऐसे ही अपने घर के पास से जा रहा था, यानी कि जहां पहले मैं रहा करता था, और तभी मुझे वही आदमी दिखाई दिया। तो उसने मुझसे पूछा कि
अब सब कुछ ठीक है? मैंने कहा हाँ, सब कुछ ठीक है। इसके बाद मैं उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ अजीब सी बातें बताई। उसका कहना यह था कि यहाँ पीछे कुछ आत्माओं का बसेरा है जो लोगों को परेशान करते हैं। कहा जाता है कि वो आत्माओं की कुछ अधूरी इच्छा बाकी थी, जिस वजह से आज तक उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। मैं उस आदमी की सारी बातें सुनकर उससे कहने लगा कि आपकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्योंकि वो लोगों को परेशान करते हैं। जिस पर उस आदमी ने कहा कि वो आत्माएं आज से नहीं बल्कि कई सालों पुरानी है, और आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, अगर वो कई सालों तक मरने के बाद भी इसी धरती पर रह जाते हैं तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। वो आत्माएं अब इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है कि अब वो कभी भी किसे भी चाहे उसे परेशान करती है या उसे जान से भी मार सकती है। दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ हमारे साथ, लेकिन हाँ, एक बात समझ में आ गई उस दिन कि आत्माएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियां। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।